हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हमारी एमएससी के अंदर यूनिट चल रही थी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट और ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट इन दो रिएजेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हमारा एक नया ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट शुरू होने वाला है, जो कि है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट की, और इसके कंटेक्स्ट में हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज को। साथ में हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शन और एप्लीकेशंस की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट को लेकर, वो है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज। हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके अंदर हमें बता रखा है कि ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट क्या होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए वन बाय वन करके इन पॉइंट्स को देखते हैं और जानते हैं ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमारा आता है पहला पॉइंट। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो उन कुछ पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में से है जिन्हें सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया था। यानी कि शुरुआती तौर पर जिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया था, उनमें से ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट भी एक है। तो ये बात होती है हमारे फर्स्ट पॉइंट की। इसके बाद में बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसके अंदर आपको कार्बन और जिंक के बीच में बॉन्ड देखने को मिले, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको कार्बन और जिंक के बीच में बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और इस तरीके के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर बोला गया है कि 1848 के अंदर क्या हुआ था, जो एडवर्ड फ्रैंकलिन थे उन्होंने डिस्कवर किया डाई इथाइल जिंक को। अब एडवर्ड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इन्होंने मिक्सचर लिया था जिंक और इथाइल आयोडाइड का और उसको क्या किया था, हीट किया था, जिसके बाद में उन्हें मिलता है हाईली पायरोफोरिक डाई इथाइल जिंक। अब ये जो डाई इथाइल जिंक है, इसके आगे आपको टर्म देखने को मिल रही है पायरोफोरिक। तो ये पायरोफोरिक का क्या मतलब होता है, तो पायरोफोरिक का मतलब होता है कि एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, जो कंपाउंड है वो अपने आप जलने लग जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पायरोफोरिक नेचर। तो यहाँ पर जो हमें डाई इथाइल जिंक देखने को मिला, उसकी कैसी नेचर थी, वो हाईली पायरोफोरिक नेचर रखता था। अब क्योंकि यहाँ पर इस डाइइथाइल जिंक को डिस्कवर किया है एडवर्ड फ्रैंकलिन ने, तो हम डाइइथाइल जिंक को क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलेंगे फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो हम डाइइथाइल जिंक को क्या बोल सकते हैं, इसे हम फ्रैंकलिन रिएजेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी एडवर्ड फ्रैंकलिन ने 1848 के अंदर। फिर बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने ऑर्गेनोजिंक को कैटेगराइज कर रखा है डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, और ये जो कैटेगरी हमने बनाई है वो बनाई है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन सब्सटेंट। यानी कि जो मेटल है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन सब्सटेंट के साथ में बाउंड है, इसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनोजिंक को कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर आपको तीन कैटेगरी देखने को मिलती है। एक है डाई ऑर्गेनोजिंक, दूसरी है हेटेरोलेप्टिक, और तीसरी कैटेगरी है आयनिक ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स। तो इन तीन कैटेगरी के अंदर हमने ऑर्गेनोजिंक को कैटेगराइज कर रखा है। तो अभी हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, वो है डाई ऑर्गेनोजिंक, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R2ZN से। तो ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की वो क्लास है जिसके अंदर आपको दो एल्किल ग्रुप देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दो एल्किल जो लिगेंड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R2ZNC। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो जिंक है उसके साथ में दो एल्किल लिगेंड अटैच है। और ये जो कैटेगरी है, इसे हम आगे सब क्लासेस के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है अदर लिगेंड्स पर। यानी कि इस मेटल के साथ में अगर कौन से लिगेंड अटैच है, उसके बेसिस पर हम इस कैटेगरी को आगे सब क्लास में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी फर्स्ट कैटेगरी। इसके बाद में बात आती है हमारी सेकंड कैटेगरी की, जो कि है हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक के अंदर आपको वो कंपाउंड देखने को मिलेंगे जिसके अंदर एक तरफ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर मोनोएनायनिक लिगेंड देखने को मिलता है, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हैलाइड। और ये जो हैलाइड है वो अटैच होगा जिंक सेंटर से, और दूसरी तरफ जो जिंक सेंटर है वो अटैच होगा किसी एल्किल या एरिल सब्सटेंट के साथ में। तो यहाँ पर जो हमारी हेटेरोलेप्टिक कैटेगरी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RZNX से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो जिंक सेंटर है उसके एक तरफ में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर मोनोएनायनिक लिगेंड देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ ये जो जिंक सेंटर है वो अटैच होता है एल्किल या एरिल सब्सटेंट के साथ में। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी की। तो जो थर्ड कैटेगरी है वो है आयनिक ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स, और ये जो क्लास है इसे हम आगे डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनोजिंकेट्स के अंदर और ऑर्गेनोजिंक कैटायंस के अंदर। तो जो ऑर्गेनोजिंकेट्स है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RNZN की पावर नेगेटिव, और जो ऑर्गेनोजिंक कैटायन है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RZNL पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा N। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनोजिंक कैटायन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनोजिंक को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा था। इसके बारे में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की।
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड से, और इनके लेस रिएक्टिव होने का कारण है कार्बन जिंक बॉन्ड का कोवलेंट नेचर। तो कार्बन और जिंक का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट नेचर रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के कंपैरिजन में। अब अगर यहाँ पर कार्बन और जिंक का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है, तो यहाँ पर ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट कैसे होंगे, ये नॉन पोलर होंगे और सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो नॉन पोलर होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो बात करता है कि ऑर्गेनोजिंक जो कंपाउंड होते हैं वो इन जनरल क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं। तो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रति काफी सेंसिटिविटी शो करते हैं। फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो कहता है जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है वो क्या करते हैं, श्लैंक इक्विलिब्रियम को एग्जिबिट करते हैं, जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता था। तो जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वीडियो देखी थी तो वहां पर हमने डिस्कस किया था जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके अंदर आपको श्लैंक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। सेम वही बात आपको ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है उसके अंदर भी आपको श्लैंक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये दो स्पीसीज देखने को मिल रही है और यहाँ पर है एक स्पीसीज। ये कुछ स्पीसीज है जो कि आपस के अंदर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है और इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं श्लैंक इक्विलिब्रियम। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो बात करता है रिएक्टिविटी को लेकर। अभी हमने बात की थी कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पर ये जो लेस रिएक्टिविटी है, अगर हम उसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते। जबकि हमें पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन शो करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते। जबकि कीटोन, एस्टर और साइनाइड इन सभी कंपाउंड के साथ में अगर ये रिएक्शन शो करते हैं तो वो काफी स्लो होती है। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है जो कि ये बताता है कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब अगर हम इस बात को एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं मैग्नीशियम और जिंक की रिलेटिव पोजीशन को देखकर। जब हम इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो इनकी पोजीशन हमें ये बताती है कि जो जिंक होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है मैग्नीशियम से। इसी वजह से क्या होता है, जो कार्बन और जिंक का बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की ज्योमेट्री की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टिपिकल केस में क्या होता है, जो कार्बन और जिंक के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, आपको जिंक सेंटर के अराउंड में जो ज्योमेट्री है वो देखने को मिलती है लीनियर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आपको जिंक सेंटर के अराउंड में लीनियर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी और जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो आपको दो sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो काफी स्मूथली ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन शो करते हैं और ये शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल के सोल्ट या कॉम्प्लेक्स के साथ में। यानी कि जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल के सोल्ट या कॉम्प्लेक्स के साथ में ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन शो करते हैं और उसके बाद में फॉर्मेशन करते हैं नए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है और ये रिएक्शन कर रहा है ट्रांजिशन मेटल के सोल्ट या कॉम्प्लेक्स के साथ में, जिसके बाद में आपको डिफरेंट तरीके के कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। अब इस रिएक्शन के अंदर ये जो M है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन मेटल को, और यहाँ पर कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल आ सकते हैं उसके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मेटल की जगह हम रख सकते हैं टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, प्लेटिनम, निकल, कॉपर। ये सब कुछ ट्रांजिशन मेटल है जिनके सोल्ट या कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट ट्रांसमेटिलेशन शो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट को लेकर कुछ पॉइंट, जिससे हमें ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट के बारे में काफी कुछ पता चलता है। अब जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट, जिसके अंदर हमारा जो पहला प्रिपरेशन मेथड है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट को लेकर वो है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्किल हैलाइड। हम यहाँ पर जिंक और एल्किल हैलाइड के बीच के अंदर रिएक्शन करके भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट में बोला गया है कि अगर हमें ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल मेथड जो है प्रिपरेशन करने का वो है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्किल हैलाइड। हम यहाँ पर जिंक और एल्किल हैलाइड के बीच के अंदर रिएक्शन करवा कर क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी के साथ में हमें यहाँ पर दूसरी रिएक्शन भी बताई गई है। यहाँ पर कहा गया कि अगर हम जिंक हैलाइड के रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या फिर ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के साथ में, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
हमारी जो पहली रिएक्शन है उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लिया है एल्किल हैलाइड और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ में। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। अब ये जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो आपको इक्विलिब्रियम में देखने को मिलता है इन दोनों स्पीसीज के साथ में, और ये जो इक्विलिब्रियम है इसे हम बोलते हैं श्लैंक्स इक्विलिब्रियम, जिसकी बात हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी की थी। और अगर हम इस रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम एल्किल हैलाइड को ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ में तो वो हमें ऑर्गेनोजिंक हैलाइड का फॉर्मेशन करके देता है, और इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लिया है एल्किल हैलाइड, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ में। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हमें ऑर्गेनोजिंक हैलाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा वो है ये वाला, और इसकी जो यील्ड होगी वो होगी मोर देन 85%। तो ये हमारी एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एल्किल आयोडाइड को ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ में और वो हमें देता है ऑर्गेनोजिंक हैलाइड। और इसी के साथ में हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो मेथड है ये हमें अलाउ करता है लगभग सभी ऑर्गेनिक फंक्शनलिटी वाले ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड का प्रिपरेशन करने में। यानी कि अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लगभग सभी ऑर्गेनिक फंक्शनैलिटी वाले ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर से कुछ कंपाउंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन करना होता है, और इस ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन करने में ये जो आर वाला पार्ट है इसकी जगह हम इन सभी ग्रुप को रख सकते हैं और इससे डिफरेंट फंक्शनैलिटी वाले जो ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था एग्जांपल हमारी पहली रिएक्शन का। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शंस की। तो अगली जो रिएक्शन है उसके अंदर हमने बोला था कि अगर हम जिंक हैलाइड को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या फिर ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के साथ में, तब भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक में हमने यूज कर रखा है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का और दूसरे में हमने यूज कर रखा है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड का। तो हमारी जो पहली रिएक्शन है इसके अंदर हमने लिया है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, इसको हम ट्रीट करते हैं ZnX2 के साथ में यानी कि जिंक हैलाइड के साथ में। फिर हमें इस तरीके के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो दूसरा इक्विवेलेंट है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का वो आता है, वो इनके साथ में रिएक्शन करता है और हमें फाइनली फॉर्मेशन करके देता है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का। सेम ऐसे ही रिएक्शन तब होती है जब हम यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जगह ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड का यूज करते हैं तब। तो हमारी जो थर्ड रिएक्शन है उसके अंदर हमने ले रखा है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले रखा है और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक हैलाइड के साथ में, जिसके बाद में आपको इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, सेकंड इक्विवेलेंट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और वो रिएक्शन करता है इन स्पीसीज के साथ में और हमें फॉर्मेशन करके देता है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का। तो इन सभी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। तो जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक हैलाइड यूजिंग हाईली रिएक्टिव जिंक। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव जिंक का यूज करते हुए ऑर्गेनोजिंक हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दो केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है और यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक का प्रिपरेशन करना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा ZnCl2 और इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमें एल्कली मेटल के साथ में। तो यहाँ पर जो हम एल्कली मेटल यूज कर सकते हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और साथ में हमें यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर यूज किया जा रहा है वो है नेफ्थलीन। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है ZnCl2 रिएक्शन करता है एल्कली मेटल और नेफ्थलीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट्स। उसके बाद में आपको मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक का प्रिपरेशन होते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो स्टार लगाया हुआ जिंक है ये क्या है, मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक है। अब ऐसे ही आपको दूसरी रिएक्शन देखने को मिल रही है। इस दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर ले रखा है कमर्शियल जिंक पाउडर और उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं अनरिएक्टिव एल्किल या फिर एरिल ब्रोमाइड के साथ में। जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या करता है, हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनोजिंक ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करके दे देता है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो हम ऑर्गेनोजिंक हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर हम पहले वाला मेथड यूज करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मोर एक्टिवेटेड जिंक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये जो मोर एक्टिवेटेड जिंक है ये क्या कर सकते हैं, ये आगे जाके जो लेस रिएक्टिव एरिल आयोडाइड या ब्रोमाइड होते हैं उनके साथ में रिएक्शन करता है और हमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके देता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन थी जिसके अंदर हमने ZnCl2 लिया था और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं लिथियम और नेफ्थलीन के साथ में। यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्वेंट, जिसके बाद में आपको मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक देखने को मिलता है। अब ये जो मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक है ये क्या करता है, लेस रिएक्टिव एरिल आयोडाइड या ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करता है और आपको ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन करके दे देता है। तो यहाँ पर ये जो R ग्रुप है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इन सभी कंपाउंड से जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो ZnBr और ZnI है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम R की जगह डिफरेंट तरीके के जो ग्रुप है उनका यूज कर सकते हैं।
तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अब हमारा जो पॉइंट आता है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट को लेकर वो है इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है प्रोटोनेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो रिएक्शन विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट की ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड है वो रिएक्शन करेगा ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिले, तो वो हमें प्रोडक्ट के तौर पर फॉर्मेशन करके देगा हाइड्रोकार्बन का। और इसका जो एग्जांपल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है और हमें प्रोडक्ट के तौर पर देते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है वो एक एग्जांपल हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन का। और यहाँ पर जो डाई एल्काइल जिंक है वो बिहेव कर रहा है एज अ बेस। तो यहाँ पर ये जो डाई एल्काइल जिंक है वो क्या कर रहा है, एज अ बेस बिहेव करता है। और यहाँ पर हम जिन कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है, तो इन कंपाउंड के एग्जांपल्स को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। वहां पर हमने काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स देखे थे जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि C2H5OH, H2O, NH3। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है। जब ये रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट के साथ में तो ये हमें देते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये होती है हमारी फर्स्ट रिएक्शन। इसके बाद में बात करते हैं हमारी सेकंड केमिकल रिएक्शन की। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ पर कहा गया है कि इन जनरल क्या होता है, जो सिंपल ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स एल्कीन एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस, यानी कि जो एल्कीन और नॉन टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उनके प्रति जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है वो अनरिएक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है और वो एक्सेप्शन है एलाइलिक जिंक डेरिवेटिव का। तो ये जो एलाइलिक जिंक डेरिवेटिव है ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों पर क्या कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एलाइलिक जिंक डेरिवेटिव होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और काफी ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या कर सकते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन शो कर सकते हैं। और ये जो एडिशन होता है वो असिस्ट किया जाता है कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कुछ सॉल्वेंट के द्वारा। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके अंदर क्या होता है, जो एलाइलिक जिंक डेरिवेटिव है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। और इनके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों ही एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है उसके ऊपर ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट जाकर अटैक करता है और बाद में आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है और हमें कुछ इस तरीके के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो ये बात होती है हमारे सेकेंड केमिकल रिएक्शन की। इसके बाद में बात करते हैं हमारी थर्ड केमिकल रिएक्शन की, जो कि है एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि जो डाई एल्काइल जिंक रिएजेंट है वो रिएक्ट कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डाई एल्काइल जिंक रिएजेंट है वो काफी इजीली कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन शो कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि जो लोअर डाई एल्काइल जिंक होते हैं उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हायर डाई एल्काइल जिंक रिएजेंट, यानी कि जो हायर डाई एल्काइल जिंक रिएजेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो लोअर डाई एल्काइल जिंक रिएजेंट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो एसिटाल्डिहाइड है जब वो रिएक्ट करता है डाईइथाइल जिंक के साथ में तो वो कुछ ही घंटों के अंदर रिएक्शन शो कर देता है, यानी कि डाईइथाइल जिंक और एसिटाल्डिहाइड के अंदर आपको जो रिएक्शन है वो कुछ ही घंटों के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें एसिटाल्डिहाइड के हायर होमोलोगस की, तो वो क्या करते हैं, डाईइथाइल जिंक के साथ में रिएक्शन करने पर काफी दिनों का टाइम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात होती है इनकी रिएक्टिविटी को लेकर। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जो एलाइलिक जिंक कंपाउंड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल डाई एल्काइल जिंक रिएजेंट। तो ये बात तो हमने पिछले वाली स्लाइड में भी डिस्कस की थी। जो एलाइलिक जिंक कंपाउंड होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और काफी ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन शो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि ये जो एडिशन रिएक्शन होती है डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड की, ये प्रमोट की जाती है लुईस एसिड मेटल हैलाइड्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो लुईस एसिड मेटल हैलाइड्स है ये क्या करते हैं, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस रिएक्शन का एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं डाईइथाइल जिंक के साथ में, और ये रिएक्शन होती है MgBr2 और ईथर के प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। और ये जो कंपाउंड है इसकी यील्ड होती है लगभग 60%। तो ये बात होती है हमारे एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की। फिर इसके बाद में हमारा एक पॉइंट और आता है, और वो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता, वहां पर आपको 1-2 एडिशन देखने को मिलता।
तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिल रहा है, और जब इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई जाती है जिंक की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको 1 to एडिशन होते हुए दिखाई देगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या करता है, इस कंपाउंड पर जाकर 1 to एडिशन शो करता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके दे देता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया हो, एडिशन किस मैनर में होगा, वो होगा 1 to एडिशन। तो ये बात होती है हमारे थर्ड केमिकल रिएक्शन की। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। तो अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फा हेलो एस्टर लेते हैं और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ में। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेते हैं वो इनर्ट सॉल्वेंट होता है और साथ में मेटल प्रेजेंट होता है, जिंक मेटल। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें आगे क्या देखने को मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाती है हमारे ऑर्गेनोजिक रिएजेंट को लेकर। अब इस केमिकल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है जिंक अल्फा हेलो एस्टर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, जिसके बाद में ये हमें एज अ प्रोडक्ट देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जिंक इनोलेट का फॉर्मेशन होते दिखाई देगा, और ये जो जिंक इनोलेट है ये आगे क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करता है, जिसके बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पर एक लाइन ये भी बोली गई है कि जो स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन होते हैं वो किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम पोज नहीं करते हैं इस केमिकल रिएक्शन में। यानी कि अगर हम यहाँ पर हिंडर्ड कीटोन लेते हैं तो भी क्या होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन है वो काफी इजीली हो जाती है। और इस केमिकल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये बात होती है हमारे फोर्थ केमिकल रिएक्शन की। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन। तो अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। जब ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड के साथ में तो वो हमें फॉर्मेशन करके देता है कीटोन का। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया एसिड क्लोराइड और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं डाई इथाइल जिंक के साथ में। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो हमें फॉर्मेशन करके देगा कीटोन का। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कीटोन। फिर बात करते हैं हमारी सिक्स केमिकल रिएक्शन की, जो कि है लोम्बार्डो रिएजेंट के थ्रू। यहाँ पर बोला गया है कि जो जिंक CH2Br2 और TiCl4 इन तीनों कंपाउंड का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बोलते हैं लोम्बार्डो रिएजेंट, और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है कीटोन को मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर 3 कंपाउंड ले रखे हैं जो कि है जिंक CH2Br2 और TiCl4। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो जिंक है और CH2Br2 है ये आपस के अंदर रिएक्शन करेंगे और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अभी जो स्पीसीज है ये जाकर इस कीटोन पर अटैक करती है, और यहाँ पर ये जो TiCl4 था ये भी क्या करता है, यहाँ पर आकर रिएक्शन करता है और आपको कुछ ऐसा इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट है इसे हम बोलेंगे डाईमेटलेटेड इंटरमीडिएट, क्योंकि आपको इस इंटरमीडिएट के अंदर 2 मेटल देखने को मिल रहे हैं, एक है टाइटेनियम और दूसरा है जिंक। तो यहाँ पर आपको 2 मेटल देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम इस इंटरमीडिएट को बोलेंगे डाईमेटलेटेड इंटरमीडिएट। जिसके बाद में जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिलता है कि जो कीटोन है वो कन्वर्ट हो चुका है मिथिलीन ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर जो मिथिलीन ग्रुप है इसका फॉर्मेशन हो जाता है और आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन आती है वो है केमिकल रिएक्शन नंबर 7, जो कि है साइक्लोप्रोपेनेशन बाय ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का यूज करते हुए साइक्लोप्रोपेनेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको नाम से पता लग रहा है साइक्लोप्रोपेनेशन, यानी कि हम यहाँ पर 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करने वाले हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम नाम से भी जानते हैं और इसे हम बोलते हैं साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो एल्कीन है वो कन्वर्ट कर दी जाती है साइक्लोप्रोपेन के अंदर, और इसे हम ट्रीट करते हैं मिथाइल आयोडाइड और जिंक और कॉपर कपल के साथ में। तो यहाँ पर ये वाला जो रिएजेंट है इसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, जो एल्कीन है उसे कन्वर्ट कर देते हैं 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, और इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो होती है आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड। तो ये इस केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिव स्पीसीज होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के अंदर। तो इसी का एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एल्कीन आ जाती है और ये है हमारा आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड, जो कि आगे रिएक्शन कुछ प्रोसीड करता है और आपको इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। देन ये कन्वर्ट हो जाता है 3 मेंबर रिंग के अंदर। तो हमें इस तरीके का जो साइक्लोप्रोपेनेशन है वो देखने को मिलता है, और इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। फिर इसके बाद में हमारे साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और आते हैं,
और वो ये बोलते हैं कि जो साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है वो हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन होती है और आपको इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कार्बन इंटरमीडिएट है वो देखने को नहीं मिलता है। फिर इन्होंने बोला है एडिशनल डायरेक्टिंग ग्रुप के केस में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो एग्जिबिट करती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी को भी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन को लेकर। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो साइमन स्मिथ रिएक्शन है वो जिंक की प्योरिटी से भी सेंसिटिव होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकली प्रिपेयर्ड जिंक होता है वो मेटलर्जिकली प्रिपेयर्ड जिंक के कंपैरिजन में मोर इफेक्टिव होता है। तो ये बात होती है हमारे साइमन स्मिथ केमिकल रिएक्शन की, जिसके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एल्केन आपको दिखाई दे रही है ये कन्वर्ट हो जाती है 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है ट्रांजिशन मेटल मीडिएटेड एडिशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट होते हैं वो काफी इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमेटलेशन शो कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसमेटलेशन होता है वो होता है ट्रांजिशन मेटल सोल्ट या कॉम्प्लेक्स के साथ में। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन मेटल के सोल्ट या कॉम्प्लेक्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर सोल्ट की। जो कॉपर सोल्ट है वो क्या करता है, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है और ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन शो करता है, जिसके बाद में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्टिविटी शो करता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन सभी कंपाउंड को एक बार अच्छे से जरूर देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की। अगला जो सॉल्ट है वो है कोबाल्ट सॉल्ट। इसके अंदर बोला गया है कि जो कोबाल्ट को लेकर मोस्ट यूजफुल रिएक्शन है वो है कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। कार्बोनाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनोजिंक है जब हम इसे ट्रीट करते हैं COBr2 के साथ में तो ये जनरेट करता है ऑर्गेनो कोबाल्ट रिएजेंट, जो कि स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पर काफी घंटों के लिए। अब ये जो कार्बोनाइलेशन रिएक्शन है ये CO की बबलिंग के थ्रू भी अब पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको इसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो कोबाल्ट साल्ट है अगर हम उसे ऐड करते हैं कैटालिटिक अमाउंट के अंदर तो ये जो रिएक्शन है डाई ऑर्गेनोजिंक की, इसे हम बोल सकते हैं एसाइलेशन और एलाइलेशन। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एसाइलेशन और एलाइलेशन, और ये रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म से। इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री का कंप्लीट रिटेंशन देखने को मिलता है और इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी जो ज्योमेट्री है वो कंप्लीटली रिटेन रहेगी। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की। अगला जो सॉल्ट है वो है पैलेडियम और निकल सॉल्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है जब ये रिएक्शन करता है किसी ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल, इन स्पीसीज के प्रेजेंस के अंदर जब ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड रिएक्शन करेगा ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ में तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलेंगे नेगेशियस क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। और ये जो नेगेशियस क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है ये काफी ज्यादा वाइडली यूज की जाती है, यानी कि काफी वाइडली यूज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इस रिएक्शन के एप्लीकेशन की तो इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है यानी कि नेगेशियस कपलिंग की जो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि यहाँ से हम सिंथेसिस कर सकते हैं हेक्साफेरोसिनाइल बेंजीन का। तो इस केमिकल रिएक्शन से हम हेक्साफेरोसिनाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा हेक्साफेरोसिनाइल बेंजीन। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन के अंदर उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन यहाँ पर होता है ट्रांसमेटलेशन और फिर यहाँ पर होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये सब स्टेप आपको इस मैकेनिज्म के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटलेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड में यहाँ पर बोला गया है कि जो नेगेशियस क्रॉस कपलिंग है इसके अलावा क्या होता है, जो निकल और पैलेडियम साल्ट है वो क्या करते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन को भी कैटलाइज कर सकते हैं। तो जब ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं ऑर्गेनोजिंक की तो यहाँ पर जो पाथवे फॉलो होता है वो होता है रेडिकल पाथवे। तो इस केस में क्या होता है, ये जो निकल और पैलेडियम इंटरमीडिएट होते हैं वो बनते हैं और ये इनिशिएट करते हैं रेडिकल चेन का। तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन होती है दिखाई देती है उसका एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन थी ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड को लेकर और इसी के साथ में हमारे जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है वो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की एप्लीकेशंस की। तो जब हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था तो हमें वहां पर से काफी सारे जो एप्लीकेशन है उनके बारे में पता लगा। जैसे कि हमारी पहली एप्लीकेशन है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की, वो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये काफी अच्छी रिएक्शन है और इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेगेशियस कपलिंग की। तो नेगेशियस कपलिंग का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हेक्साफेरोसिनाइल बेंजीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है उसका हम यूज कर सकते हैं एल्कीन के साइक्लोप्रोपेनेशन के अंदर, यानी कि जब हमें एल्कीन को कन्वर्ट करना हो 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर तो हम वहां पर ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का यूज कर सकते हैं।
और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम एक नाम से जानते हैं जो कि है साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन। तो ये थी कुछ एप्लीकेशन ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की, और इसी के साथ में हमारा ये जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।